हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपिंग क्लासेस। तो हर हफ्ते की तरह 5 ज्योग्राफी के क्वेश्चंस और जो कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं उनकी हम बात करेंगे। मैं आपको क्विकली जो है कॉन्सेप्ट्स दिखाती हूँ, क्विकली क्वेश्चंस दिखाती हूँ और डिटेल में हमेशा की तरह हम उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। अब पहला कॉन्सेप्ट है आपका ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, आप बताइए इनमें से कौन सी करेक्ट है फॉर ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन है जहां पे ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट की वेजिटेशन पे सवाल दिए हुए हैं, तो कंप्लीशन ऑफ टॉपिक भी उतना ही जरूरी है, इसीलिए दोनों टॉपिक्स मैंने आपको साथ में दिए। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस बहुत समय बाद हम मैप बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। दोनों ही जो है यूपीएससी में पूछे गए सवाल हैं। एक तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कंट्रीज का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है। दूसरा रिसेंटली पूछा गया है लिवांत रीजन जो है कैटेगोरिकली इन चारों में से कौन से रीजन को कॉरिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन जो है एक पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है और आपसे पूछा गया है कौन सा क्लाइमेट टाइप ये एक्सप्लेनेशन जो है बताता है। अगर आप इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो एक स्पेसिफिक कीवर्ड है जो आपके आंसर में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो कीवर्ड आता है तो एक स्पेसिफिक तरह का आंसर होता है। तो चलिए आप इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, पॉज कर लीजिए और अगर आप सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशंस। पहला क्वेश्चन है अबाउट ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। तो ऑप्शंस क्या है कि ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट जो है इसको कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन में होता है ये, और ये कैटेगोरिकली वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में होता है ऑल राउंड द ईयर। दूसरा, ये जो रीजन है ये फ्रंटल साइक्लोनिक एक्टिविटी का रीजन है। तीसरा, यहाँ पे जितना भी एनुअल अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है उसमें रिलीफ जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। राइट, तो यहां पे अगर आप कुछ सेकंड के लिए पॉज करें तो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑल 3 आर करेक्ट। राइट, तो अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं बेसिकली तो ये जो आप रीजन देख रहे हैं ना वेस्टर्न मार्जिन्स पे, आप देखिए कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन्स पे जो आपको कलर्ड रीजन्स नजर आ रहे हैं ये ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट से जुड़े हुए हैं। सो बेसिकली अगर मैं आपको लैटिट्यूड वाइज बताऊं तो 45 से 65 डिग्री के बीच में वेस्टर्न मार्जिन पे राइट आपको ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट मिलता है। राइट, सो बेसिकली बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स है तो एनीवे टेम्परेट जोन तो है ही है। टेम्परेट जोन को भी आप ध्यान से देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। राइट, 30 डिग्री नॉर्थ टू 45 डिग्री नॉर्थ विच इज ट्रू फॉर द सदर्न हेमिस्फीयर एज वेल, ये आपका वार्म टेम्परेट रीजन होता है और 45 टू 65 डिग्री लैटिट्यूड आपका कूल टेम्परेट रीजन होता है। इसीलिए इस वाला जो ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है इसको अगर आप ध्यान से देखें इसको कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन्स भी कहेंगे। अब यहाँ पे कौन सी विंड्स आती हैं, अगर आपने प्लैनेटरी विंड सिस्टम पढ़ा है तो आप देखेंगे दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज थ्रू आउट द ईयर। राइट, और वेस्टर्लीज जो है ध्यान देना ये जो जोन है, ये जो टेम्परेट जोन है, टेम्परेट जोन में कैटेगोरिकली जो ये बेल्ट है वहां पे टेम्परेट साइक्लोन्स का जोन है। आपको पता भी होगा साइक्लोन्स 2 तरीके के होते हैं, एक टेम्परेट एक ट्रॉपिकल। राइट, अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की तो हम बात ही नहीं कर सकते बिकॉज ये जोन ही टेम्परेट साइक्लोन्स का है, और जिस जोन की अभी हम बात कर रहे हैं ना वहां पे आप देखोगे टेम्परेट साइक्लोन्स बहुत ज्यादा होते हैं। और टेम्परेट साइक्लोन्स किससे बनते हैं, ये जो है आपके फ्रंट से बनते हैं। आपने कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट सुना होगा। राइट, तो फ्रंटल एक्टिविटी का तो गढ़ है ये जोन। रादर ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में आपको पता है कि फ्रंट से तो रेनफॉल्स भी होती है। राइट, आप जब पढ़ते हो साइक्लोनिक रेनफॉल सिर्फ ट्रॉपिकल साइक्लोनिक रेनफॉल नहीं है ना, टेम्परेट से भी तो रेनफॉल होती है। तो ध्यान देना है आपने ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट पे जितनी रेनफॉल वेस्टर्लीज से होती है। अब वेस्टर्लीज रेनफॉल क्यों करेगी, बिकॉज वेस्टर्लीज वाटर बॉडी से लैंड की तरफ आ रही है, मॉइस्चर लेडन विंड्स लेके लैंड की तरफ आ रही है, वो मॉइस्चर लैंड पे शेड करेंगी। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे रेनफॉल फ्रंट्स की वजह से यानी कि टेम्परेट साइक्लोन्स जो यहाँ पे रेनफॉल लेके आती हैं उनसे भी यहाँ पर बारिशें होती हैं। ठीक है जी, याद रहेगा। तो यस दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे फ्रंटल साइक्लोनिक एक्टिविटी यानी टेक्निकली टेम्परेट साइक्लोन्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। और मैं आपको रेनफॉल से जुड़ी एक बात बताऊं तो रिलीफ यानी कि जो आपकी हाइट है उसका बहुत फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इन सभी जोन्स में कुछ हाईलैंड्स होंगे कुछ लोलैंड्स होंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे यहाँ स्कैंडिनेवियन आइलैंड्स हैं, न्यूजीलैंड में कुछ इस तरह के पहाड़ होंगे। तो जो भी हाईलैंड्स होंगे राइट, अब देखो हाईलैंड एग्जिस्ट कर रहा है प्लस वेस्टर्लीज मॉइस्चर लेडन विंड्स लेके इनके पास आ रही हैं। तो जब भी वाटर बॉडी से मॉइस्चर लेडन विंड्स हाईलैंड्स या पहाड़ी जैसे रीजन्स में आती हैं तो मैंने आपको कई बार बताया है वो कौन सी रेनफॉल होती है,
ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है कि वाटर बॉडी से जब हाईलैंड्स की तरफ विंड आती है, वो विंड जो है हाईलैंड की एक तरफ रेनफॉल करती है, दूसरी तरफ मिनिमल रेनफॉल करती है। तो जो भी हाईलैंड्स होंगे इन रीजन्स में, वहां पे रेनफॉल वेरी करेगी, यानी कि जो हाईलैंड्स है वहां ओरोग्राफिक रेनफॉल, जहां लोलैंड्स है वहां बाकी तरीके की रेनफॉल। तो यस, रिलीफ जो है एनुअल अमाउंट ऑफ रेनफॉल में बहुत बड़ा रोल जो है प्ले करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो हमारा आंसर हो गया, लेकिन हमेशा कुछ एडिशनल पॉइंट्स मैं बताती हूँ, आज भी बताऊंगी। तो बेसिकली अगर आप ध्यान दें तो आपको नहीं लगता ये जो रीजन है दिस इज सो क्लोज टू द पोल्स, यहाँ पे तो कोल्ड एयर मास कॉन्स्टेंटली पोलर रीजन से आते रहना चाहिए, तो यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड होनी चाहिए। तो यहाँ पे ठंड होती है, कभी कभी ऐसा जोन आता है कि बहुत ज्यादा पोलर एयर मास यहाँ पे आता है, और जिस समय पर आता है उस समय यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, पॉकेट्स ऑफ एयर आती हैं जो बीच में बहुत ही ज्यादा ठंड लेके आती हैं। लेकिन ये साल भर ट्रू नहीं है। रीजन देयर बी, यहाँ पे एक स्पेसिफिक ओशन करंट आती है। कौन सी ओशन करंट? यहाँ से वार्म ओशन करंट गल्फ स्ट्रीम, राइट, इवेंचुअली आगे बढ़ के नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहलाती है। तो बेसिकली होता क्या है, टेक्निकली तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होनी चाहिए थी, राइट, पोलर एयर मासेस आ रहे हैं यहाँ, लेकिन ये गल्फ स्ट्रीम जो इवेंचुअली नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होती है, ये ट्रॉपिकल रीजन्स का वार्म वाटर वहां पर लेके जाती है, जो उस रीजन में जो है रेनफॉल लेकर आती है। तो बेसिकली एक्चुअली होना क्या चाहिए था, एक्चुअली ये जितने भी आप रेड रीजन्स देख रहे हो ना, ये सारे बिल्कुल ही बर्फीले रीजन्स होने चाहिए थे, लेकिन जस्ट बिकॉज ये वार्म वाटर वहां की तरफ जाता है, तभी यहाँ के पोर्ट्स जो है वहां पे स्नो जो है नहीं मिलती, वार्म वाटर मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज्यादा जो है आपकी रेनफॉल होती है। ये वार्मर रीजन्स होते हैं, अगर ये वार्मर आपकी बेल्ट वहां नहीं होती, वार्मर ओशन करंट वहां नहीं होती, तो ये रीजन्स जो है आपके फ्रीज कर जाते। ठीक है जी, याद रहेगा। तो यहाँ पे ये तो मैंने आपको इन जनरल बता दिया कि ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इनमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं। टेक्निकली जो आपके टेम्परेट रीजन्स हैं वहां पे वेस्टर्न मार्जिन्स पे अगर आप देखें आपको ये क्लाइमेट टाइप मिलना चाहिए, लेकिन कुछ जो है चीजें डिफरेंट हैं एट डिफरेंट रीजन्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे कि वेस्टर्लीज का इम्पैक्ट थोड़ा सा कम होगा। वेस्टर्लीज का इम्पैक्ट थोड़ा कम क्यों होगा? देखो, जनरली वेस्टर्लीज की अगर इम्पैक्ट की मैं बात करूं तो वेस्टर्लीज यदि यहाँ पे रेनफॉल करेंगी तो वेस्टर्लीज कुछ इस तरह से अंदर आएंगी, तो क्या होगा, कोस्ट पे ज्यादा रेनफॉल करेंगी, जैसे जैसे अंदर जाती जाएंगी रेनफॉल कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी रेनफॉल कोस्टल रीजन्स में हो गई। तो ये पूरा रीजन जो है वेस्टर्लीज के इम्पैक्ट के अंदर है। लेकिन जब हम इस रीजन की बात करते हैं, यहाँ पे वेस्टर्लीज का इम्पैक्ट इतना इंटीरियर में नहीं है। रीजन, यहाँ पे आपके एग्जिस्ट करते हैं रॉकी माउंटेन्स। तो होता क्या है, रॉकी माउंटेन्स पे जब वेस्टर्लीज आती हैं तो वो क्या करेंगी, राइट, ओरोग्राफिक रेनफॉल करेंगी कि हवाएं इस हाईलैंड, इस माउंटेन की तरफ आ रही हैं, रॉकी के एक तरफ तो बहुत रेनफॉल करेंगी, बाय द टाइम दे रीच द अदर साइड ऑफ रॉकी तो ये विंड्स बहुत ज्यादा ड्राई हो चुकी होंगी, राइट। तभी आप देखते हो कि यहाँ पे ये ग्रासलैंड्स पे इंपैक्ट करती है। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इसकी वेस्टर्लीज का इंपैक्ट जैसे यहाँ बहुत प्रोफाउंड है, उतना प्रोफाउंड इंपैक्ट यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है जी, याद रहेगा। ओके, अब इसी में सदर्न हेमिस्फीयर देखते हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में तो आप देखोगे क्लाइमेट पूरा साल बहुत ही ज्यादा इक्विटेबल होगा। क्यों इक्विटेबल होगा? आप देखो कॉन्टिनेंट्स कितने नैरो हैं और इनमें कितना ज्यादा मैरीटाइम इन्फ्लुएंस है। तो इस मैरीटाइम इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ पे साल भर बहुत ही ज्यादा इक्विटेबल या इक्वेबल क्लाइमेट होता है, और रेनफॉल भी आप देखोगे पूरा साल यहाँ पे बहुत ज्यादा होगी क्योंकि इन पे मैरीटाइम इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। देखो वेस्टर्लीज तो है ही है, राइट, रेनफॉल मॉइस्चर लेडन विंड्स तो यहाँ आनी है, लेकिन और ज्यादा यहाँ पर इंपैक्ट होगा। क्यों? कॉन्टिनेंट्स नैरो है और ओशन बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है, राइट। आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज्यादा है और सदर्न हेमिस्फीयर में ओशन ज्यादा है। तो अभी भी ओशन के इन्फ्लुएंस की वजह से, मैरीटाइम इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ साल भर रेनफॉल होगी और बहुत ही इक्वेबल क्लाइमेट होगा। ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए, आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ समझ में आए। अब इसकी हम वेजिटेशन की बात करते हैं। वेजिटेशन फाउंड इन ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। तो ऑप्शंस कहते हैं यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन जो है डेसिडुअस फॉरेस्ट है। दूसरा,
ट्रीज अपने लीव्स जो हैं वार्म सीजन में शेड करते हैं। और तीसरा, जब आप हायर अप द माउंटेन्स पे जाएंगे तो डेसिडुअस रिप्लेस हो गए होंगे बाय कॉनिफर। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज करते हैं और आपका करेक्ट आंसर है ओनली 1 और 3। तो ना मैं आपको बेसिक समझाती हूँ। देखो इस क्लाइमेट टाइप पे, राइट, अगर हम इन जनरल बात करें, एक्सेप्शंस की बात ना करें, तो इन जनरल यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे। देखो बहुत सिंपल है, डेसिडुअस का मतलब है साल में एक बार सारे लीव जो है एक साथ अपने पत्ते शेड करेंगे। देखो बहुत सिंपल है कि ना, कभी भी अगर एक सीजन में रेनफॉल हो रही है वहां यूजुअली डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। बेसिकली जहां भी साल भर रेनफॉल होगी ना, वहां तो हमेशा एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, राइट, जो कि बेसिकली कहां पर होता है, इक्वेटोरियल रीजन्स में होता है, क्योंकि साल भर वहां पे रेनफॉल होती है, राइट। अब ऐसे रीजन्स जहां पे एक स्पेसिफिक सीजन में ज्यादा रेनफॉल है, दूसरे में कम है, वहां पे हमेशा डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। तो टेक्निकली यहां मिलने चाहिए डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो कि यहां मिलते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स भी होते हैं, राइट। तो जो भी ऐसे हाईलैंड्स हैं या एक्सट्रीम टेम्परेचर्स वाले रीजन है, वहां पे एक डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन मिलती है, वहां पे आपके कॉनिफर्स मिलते हैं। कॉनिफर्स आप देखोगे हायर अप दी लैटिट्यूड मिलते हैं, सॉरी, जैसे आपका एल्टीट्यूड भी बढ़ता है कॉनिफर्स मिलते हैं। कॉनिफर्स की स्पेशलिटी क्या है कि इनके ना जो पत्ते होते हैं कोनिकल शेप में होते हैं। कोनिकल शेप में क्यों होते हैं? बिकॉज इन्होंने जो एनवायरमेंटली खुद को एडजस्ट किया है कि मान लो अगर स्नोफॉल हो रही है वहां पे, तो वो इजीली गिर जाती है। मैं ना क्लास में भी ये चीज बताती हूँ कि मान लीजिए आप स्नो वाले रीजन्स देखते हैं ना, वहां पे आप देखेंगे घरों की छत हमेशा स्लांटिंग होती है, राइट। आप क्रिसमस वाली मूवीज देखते हो तो आप देखोगे घरों की छत उनमें स्लांटिंग होगी, क्यों? सो दैट स्नोफॉल जो है वहां जम ना जाए, नीचे आए। वरना इन जनरल घरों में अगर आप नॉर्मली देखो तो छत जो है सीधी होती है, एक जनरल टेंडेंसी है, राइट, टू कि जहां पे घर है उस तरह के वहां के कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं। तभी आप देखोगे कि जब ऐसे ट्रीज की बात आती है जो हायर अप इन द माउंटेन स्नो रीजन्स में होते हैं, तो वहां पे पत्ते कुछ इस तरह के होते हैं, कोनिकल शेप के होते हैं, सो दैट स्नो जो है वहां पर इकट्ठी ना हो जाए। और यहाँ पे ध्यान देना, ट्रीज अपने लीव जो हैं आप कूल में नहीं, वार्म में नहीं, बल्कि विंटर सीजन में शेड करते हैं। ये भी इनका एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है कि विंटर में क्योंकि रेनफॉल बहुत ज्यादा नहीं होती, तो वाटर को कंजर्व करने के लिए ट्रीज अपने लीव्स जो हैं ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में विंटर्स में शेड कर देते हैं। तभी आपका आंसर है 1 और 3 ई। ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द अबव हैव बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान, राइट। 5 ऑप्शंस हैं आपके पास। यहाँ पे ट्रिक क्या है कि एक आप एलिमिनेशन की हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे एलिमिनेशन की अगर हम बात करें तो हमारा आंसर है 3, 4, 5। बेसिकली एलिमिनेशन में नंबर 1 हमें एलिमिनेट करना है। अफगानिस्तान के आसपास अजरबैजान तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मैं आपको दिखाती भी हूँ, राइट। अफगानिस्तान आप देखिए, तुर्कमेनिस्तान, मैं आपको तुर्कमेनिस्तान दिखाती हूँ। सो बेसिकली तुर्कमेनिस्तान के बाद कहीं जाके अजरबैजान आ रहा है। रादर आप याद रख लेना, कैस्पियन सी जो है उससे अजरबैजान जुड़ा हुआ है। कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं व्हाट आर द कंट्रीज सराउंडिंग कैस्पियन सी, तो आपका जो एक्रोनियम है वो है तारिक। इसे तारिक कंट्रीज कहते हैं। याद रखने का तरीका है तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड कजाकिस्तान। तो इनसे आप याद रख सकते हो कि कैस्पियन सी के अराउंड कंट्रीज कौन सी हैं। बट द अंडरलाइंग पॉइंट बीइंग कि अफगानिस्तान से तो भाई दिस इज वेरी वेरी फार अवे, राइट। बॉर्डर तो नहीं लगता इनका अफगानिस्तान से। और क्योंकि अजरबैजान की बात ही हुई है, एक जो चीज आपको और पता होनी चाहिए, अजरबैजान और आर्मेनिया में फॉर द लॉन्गेस्ट डिस्प्यूटेड टेरिटरी रही है नागोर्नो काराबाख रीजन। तो एक बार यूपीएससी में एक सवाल का ऑप्शन रहा है ये, इसलिए भी मैंने आपको बताया है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी कौन सी थी आर्मेनिया अजरबैजान में, नागोर्नो काराबाख रीजन। ठीक है जी, तो इन पॉइंट्स को कहीं ना कहीं नोट कर लिया कीजिए, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई ऑप्शन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। चलिए, दिस इज अ वेरी रीसेंट क्वेश्चन। ये जो है बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। द टर्म लेवांट न्यूज में बहुत ज्यादा रहा है, कौन सा रीजन है? तो यहाँ पे आपका आंसर जो है क्या होना चाहिए? यहाँ पे आपका आंसर है ए कि ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर। अगर आप देखें मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न रीजन को आप क्या कहते हो? लेवांट के। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि ये न्यूज में बहुत ज्यादा क्यों रहता है, राइट। ये आप मुझे चेक करके बताएंगे। ठीक है जी, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अब ना लास्ट क्वेश्चन कहता है कि आपको एक क्लाइमेट टाइप का एक्सप्लेनेशन दे दिया है, आप बताइए कौन सा है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे डिटेल्स क्या दी हुई है। बायोम 30 से 40 डिग्री लैटिट्यूड में है, दोनों हेमिस्फीयर में, कैटेगोरिकली वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में।
नेक्स्ट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों डेवलप हुए हैं? बिकॉज ऑफ सीजनल शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर एंड विंड बेल्ट्स ड्यू टू नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड माइग्रेशन ऑफ द सन। तो ये आपका कीवर्ड है, राइट? जब भी आप क्लाइमेट टाइप्स पढ़ते हो तो सीजनल शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स, नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड, ये जब भी आपका कीवर्ड आ जाए, आंखें बंद करके आपने मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की यहाँ पर बात करनी है। मैं आपको समझाती हूँ कि ये सीजनल शिफ्टिंग का यहाँ पे क्या मतलब होता है। आंसर तो आपको पता चल गया, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, राइट? अब ना देखो, मैं आपको समझाती हूँ, ये जितने भी रीजन्स आप देख रहे हो ना कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन पे, ये आपका मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। अब यहाँ पे रेनफॉल में ना एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज होती है, मैं आपको बताऊंगी कीवर्ड आपने कैसे देखना है यहाँ पे। तो अगर आप इस रीजन को देखो तो इस रीजन में, राइट, अगर हम इस रीजन की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे आपकी वेस्टर्लीज आ रही है, राइट? और वेस्टर्लीज आपकी मॉइस्चर लेडन विंड्स है जो मॉइस्चर को लेके आ रही है, यानी कि टेक्निकली वेस्टर्लीज यहाँ पे रेनफॉल करनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा, इसके जस्ट नीचे आप देखो ट्रेड विंड्स है, राइट? अब यहाँ पे एक चीज देखो, 30 डिग्री लैटिट्यूड की बात कर लेते हैं। यू हैव ट्रेड विंड्स, है ना? ट्रेड विंड्स देखो लैंड से आ रही हैं, यानी कि ट्रेड विंड्स लैंड टू सी है। लैंड टू सी है मतलब क्या है कि मॉइस्चर से भरी हुई तो नहीं होंगी क्योंकि लैंड से सी की तरफ आ रही है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इस रीजन में हमारे पास क्या है? वेस्टर्लीज, राइट? और वेस्टर्लीज अगर आप देखें तो सी से लैंड की तरफ आ रही है, यानी कि वेस्टर्लीज आपकी क्या करेंगी? रेनफॉल करेंगी बहुत ज्यादा, राइट? और ट्रेड विंड्स क्योंकि लैंड से आ रही है, ये ऑलमोस्ट ड्राई हो, राइट? अब देखो, ये तो मैंने आपको इन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताया। अब हम देखते हैं समर और विंटर में क्या हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको पता है कि लेट्स से दिस इज अर्थ, ये आपका इक्वेटर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, राइट? सन आपको पता है सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच में ही ओवरहेड होता है। इसके अलावा सन की रेज जो है स्लांटिंग, यानी कि सन आइदर पोजीशन 1 पे होगा, 2 पे होगा, 3 पे होगा और 3 to 1 करेगा। तो बेसिकली हम जब कहते हैं कि ITCZ शिफ्टेड नॉर्थवर्ड्स, ITCZ शिफ्टेड साउथवर्ड्स, इसका मतलब है, जब मैंने कहा कि ITCZ यहाँ पे है मतलब सन की इंसुलेशन डायरेक्टली यहाँ है। जब मैंने कहा ITCZ नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो गया है, यानी सन की इंसुलेशन डायरेक्टली पोजीशन 1 पे है। जब मैं कहूं ITCZ साउथवर्ड शिफ्ट हो गया है, इसका मतलब है सन की पोजीशन डायरेक्टली 3rd पोजीशन पे है। तो बेसिकली जहां जहां सन की डायरेक्ट इंसुलेशन होगी वहां वहां बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर जोन आ जाएगा, और ये लो प्रेशर जोन क्या होता है? ITCZ। अब एक बात समझो, जब आपका ITCZ शिफ्ट होगा, राइट, अकेले तो शिफ्ट नहीं होगा, प्रेशर बेल्ट को भी शिफ्ट करेगा, यानी कि अगर प्रेशर बेल्ट ऊपर जाएगी तो विंड सिस्टम भी तो ऊपर की तरफ जाएंगे, प्रेशर बेल्ट नीचे आएगी तो विंड सिस्टम भी ऊपर की तरफ आएगा। यानी कि समर्स में जब आपका सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है, ITCZ हैज मूव्ड अप, ITCZ हैज मूव्ड नॉर्थवर्ड। अब ITCZ ऊपर की तरफ जाएगा तो बेसिकली क्या होगा कि जनरली तो यहाँ पे ट्रेड विंड्स ऐसे आनी चाहिए थी, बट अब जो मेडिटेरेनियन सी का जोन है वहां पे ट्रेड विंड्स आएंगी। और ट्रेड विंड्स क्या थी? ट्रेड विंड्स तो ड्राई थी, इनके पास तो रेनफॉल थी ही नहीं बिकॉज ये लैंड से पानी लेके आ रही थी, राइट? इट इज जस्ट बिकॉज ITCZ ऊपर चला गया, अब ये ड्राई विंड्स ऊपर की तरफ चली गई, और जो ऊपर की वेस्टर्लीज थी वो और ज्यादा अपर रीचेस में चली गई। इसका मतलब है समर्स में जो मेडिटेरेनियन सी का रीजन है वो क्या रहेगा? ड्राई रहेगा, वहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होगी। लेकिन विंटर्स में जब ITCZ विल कम नॉर्थवर्ड, यानी कि जब ITCZ विल बी एट पोजीशन 3, तब दे विल कम टू नॉर्मल। अब ट्रेड विंड्स जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएंगी, अब वेस्टर्लीज भी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएंगी, और नॉर्मल पोजीशन पे तो ये मॉइस्चर लेकर आ रही थी, तो अब नॉर्मल पोजीशन पे आके ये जो है यहाँ पर रेनफॉल करेंगी। तो बेसिकली इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है कि कब रेनफॉल होगी कब नहीं होगी, जिसके बेसिस पे यहाँ पे समर्स विंटर्स होती है, वेजिटेशन होती है, वो किस पर डिपेंड करती है कि आपकी प्रेशर बेल्ट ऊपर गई या आपकी प्रेशर बेल्ट नीचे गई।
Isn't that what the question says? कि यहाँ पे आपका कीवर्ड ही यही था कि ये बायोम डेवलप्ड हुआ है बिकॉज सीजनल शिफ्टिंग हुई है प्रेशर और विंड बेल्ट की, एक बार नॉर्थवर्ड एक बार साउथवर्ड, और इसी की वजह से जो है आप याद रखना यहाँ पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की बात होती है। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको? तो आई होप आप हमने बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। वॉच द वीडियो अगेन अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है। हर बार यही कोशिश करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन में किसी तरह से कंट्रीब्यूशन करते रहें। यदि आप इस साल प्रीलिम्स लिख रहे हैं, दिस इज द कॉज फॉर यू। सारे कोर कॉन्सेप्ट्स और सारे करंट अफेयर्स डिटेल में कवर्ड है। इसकी कोई भी जानकारी के लिए आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। दैट वाज ऑल फॉर द डे दोस्तों। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।